हमने अभी तक देखा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइगन्स की वेव थ्योरी। हाइगन की वेव थ्योरी का मेन पॉइंट था कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम होता है जिसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा और डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसे हम बोलते हैं ईथर, जिसकी प्रमाणिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई। तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। और उसके अलावा भी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कुछ पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तब आगे देखते हैं हम एक नया फिनोमिना। हमने अभी तक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन ये 10th में भी पढ़े थे और रे ऑप्टिक्स में भी पढ़े। अब कुछ ऐसे फिनोमिना जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। अब वेव्स क्या होती हैं, इसके लिए आपने क्लास 11th में देखा होगा वेव्स क्या होती हैं, और अगर नहीं देखा तो आप क्लास 11th में वेव्स की वीडियो देखिए, वहाँ आपको वेव्स के बारे में बहुत डीपली नॉलेज मिलेगा। देखते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक ही टाइम पर किसी एक ही पॉइंट पर पहुंचती हैं तो मीडियम में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है वेव का, और जो कि किसके इक्वल होता है, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मतलब कि अगर कई वेव एक साथ एक ही टाइम पर पहुंच गई, जैसे कि एक वेव, दो वेव और ज़्यादा वेव एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर पहुंच गई, और पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है y1, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2, तीसरी का है y3, तो जो टोटल रिजल्टेंट वेव बनेगी वो तीन वेव ना बन के एक वेव बनेगी। उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इन सभी वेव के वेक्टर सम के इक्वल होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, where y is the displacement of a wave at any point at any time, and a is the maximum displacement, that is called amplitude. Y is a function of time, nature of wave is sinusoidal, and omega is angular frequency। और वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है वेव। अब एक बार क्लास 11th का वेव को जरूर रिकॉल करें, यहाँ बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। यहाँ से देखें तो अगर हम देखें किसी एक पर्टिकुलर ऑस्किलेशन या वेव का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो हाफ टाइम पीरियड क्या होगा, t/2। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड a, y द फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखते हैं हम इंटरफेरेंस फिनोमिना। इंटरफेरेंस मतलब पहले बता दें, जैसे आपने रिफ्लेक्शन एक लाइट का फिनोमिना पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ऐसे एक नया फिनोमिना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन के कारण उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, और यही फिनोमिना इंटरफेरेंस कहलाता है। When two or more than two waves having same frequency propagates in a same direction, then due to their superpositions their intensity change, and this phenomena is called interference। अब सुपरपोजिशन चेंज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ। और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है, a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, इसलिए इंटेंसिटी चेंज होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो इंटेंसिटी चेंज हो गई, और इंटेंसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। माना कि हमारे पास एक वेव है y1 जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है, तो y1 इक्वल टू क्या हो गया, a sin ओमेगा t। दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है b, तो y2 इक्वल टू b sin ओमेगा t। एक ही टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी सुपरपोजिशंस के कारण बनेगी, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा r, इंटेंसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। अब इंटरफेरेंस के जो दो टाइप होते हैं वो होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, when two waves meet a point on same phase then constructive interference occurred। जब दो वेव एक ही पॉइंट पर मिलती हैं और एक ही फेस पर मिलती हैं, सेम फेस पर, सेम फेस मतलब कि क्रेस्ट मिलेगा क्रेस्ट पर और ट्रो मिलेगा ट्रो पर। मतलब कि अगर हम यहाँ बात करें तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहाँ इसका क्रेस्ट है और सेम इसी पॉइंट पर इसका भी क्रेस्ट है, ठीक है। तो मतलब दोनों का फेस क्या है, सेम फेस। यहाँ भी बात करें, यहाँ जितने टाइम पर इसका ट्रो हो उतने टाइम पर इसका है ट्रो, दैट मीन्स सेम फेस पर है, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। मतलब कि जो इंटेंसिटी वो चेंज होती है तो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है मतलब कि
इंटेंसिटी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ज़्यादा चमक आने लगती है। और व्हेन टू वेव्स मीट अ पॉइंट ऑन अपोजिट फेस देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्ड। अब अपोजिट फेस मतलब कि जिस पॉइंट पे क्रेस्ट आ रहा है उधर क्या आ रहा है, ट्रो, और जिस पे ट्रो आ रहा है उधर क्रेस्ट, तो आई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखते हैं कंस्ट्रक्टिव का, देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 इंक यूज हुई हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। जो ब्लू इंक है वो हमारी फर्स्ट वेव है, ये हमारी फर्स्ट वेव जा रही है। सेकेंड वेव हमारी ब्लैक इंक है, यहाँ देखें। अब हम यहाँ देखें कि सेम पॉइंट पर क्रेस्ट है तो सेम पॉइंट पर क्रेस्ट है, सेम पॉइंट पर ट्रो है तो सेम पॉइंट ट्रो है। तो इन दोनों वेव के कारण अब एक जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी जो है वो ग्रीन लाइन से शो हो रही है। अभी ग्रीन लाइन शो हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कि अब ये 2 वेव नहीं दिखाई देगी, हमें ये ग्रीन वाली वेव दिखाई देगी जिसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव देखें, फिर से जो ब्लू लाइन हमारी पहली लाइन है और ब्लैक लाइन हमारी दूसरी लाइन है। अब जब ब्लू का हमारे पास क्रेस्ट आ रहा है तो उसी पॉइंट पर ब्लैक का क्या आ रहा है, ट्रो, और जब ब्लू का ट्रो आ रहा है उसी ब्लैक का क्या आ रहा है, क्रेस्ट। दैट मीन्स दोनों किस में, अपोजिट फेस में है। अपोजिट फेस में है, दैट मीन्स का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये ग्रीन लाइन है जो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई। अब अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और डेरिवेशन भी आ सकता है, इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आएगा। तो देखते हैं, माना कि पहली वेव y1 थी जिसका एम्पलीट्यूड a है और दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड b है। पहली वेव a साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव सेम फेस में, क्या हमें मान लिया किसी और फेस में है, ना सेम ना एंगल, तो हमने कितना मान लिया, फाई डिफरेंस है दोनों के फेस में, तो y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी। अब दोनों को हमने क्या किया, सुपरपोजिशन किया, तो एक y1 प्लस y2। अब हमने y1 की जगह रख दिया a साइन ओमेगा टी और y2 की जगह रख दिया b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ टेक्नोमेट्री के रेशियो लग जाएंगे, फंक्शन लग जाएंगे, आइडेंटिटी साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब हमने b का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, b साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस b साइन 5 कॉस ओमेगा टी, और यहाँ क्या चल रहा है, साइन ओमेगा टी चल ही रहा है। अब हम इस पूरी इक्वेशन से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो क्या बचा, a प्लस बी कॉस 5, इतने ही से यार और तो आ नहीं रहा है। और यहाँ से कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, बी साइन 5। अब यहाँ जो बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आर कॉस थीटा, और यहाँ जो बचा हुआ है इसको हमने बोल दिया आर साइन थीटा। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। पहले इसको हम पुट कर दें, बाद में इसकी आर की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन पहले हम पुट कर दें। तो मतलब हमने क्या कर दिया, साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी आर साइन थीटा, ये हमने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन 4 में। तो ये क्या हो गया, फिर से देखें, अगर हम आर को बाहर ले लें, दोनों साइड से आर बाहर आ रहा है, फिर क्या है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, दैट मीन्स रिजल्टेंट वेव आई उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। लेकिन ये आर कितना है वो देखें, तो वापस आते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कहा, स्क्वायर करो और ऐड कर दो, इक्वेशन 5 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 6 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं आर एच एस की बात कर रहा हूँ, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखें, यहाँ क्या था, ए प्लस बी कॉस 5 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन 5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो आएगा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आया और कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 है, तो ये क्या हो गया 1। तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। तो जो आर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। यही रिजल्टेंट होता है, दैट मीन्स इक्वेशन 8 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये एम्पलीट्यूड है ना कि इंटेंसिटी, और हमारी बात हो रही है इंटेंसिटी की। अब चूंकि हम जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो अगर हम पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए था और उसकी इंटेंसिटी I1 थी, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या I1 इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है, के ए स्क्वायर, आई एम सॉरी। तो I2 प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो I2 इक्वल टू के बी स्क्वायर। सिमिलरली
आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आई इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये हमने यहाँ से देखा। अब आई इक्वल टू के आर स्क्वायर है, पुट वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 8, मतलब कि इधर हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आर का वैल्यू था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए के ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं i1, के बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं i2, ठीक है। अब यहाँ इस के को हम स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं और एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिखें तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 2i1 i2 और ये cos फाई। कैसे, फिर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है कि इस पूरे को हमने क्या कर लिया, इस यहाँ देखें के को लिख लिया अंडर रूट के और ए को लिख लिया अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के ए स्क्वायर, अंडर रूट के ए स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट i1, ऐसे ये क्या हो जाएगा अंडर रूट i2। तो जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया फाइनल, जो सुपरपोजिशन के बाद आया, वो क्या आया, किसी भी दो वेव की इंटेंसिटी जो अलग अलग होती है तो सम होता है सुपरपोजिशन का, तो क्या होता है आई इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट i1 i2 cos फाई, ये तो फाइनल इंटेंसिटी। अब स्पेशल केस, अगर हम मान लें कि बोथ वेव्स आर इन सेम फेस, दोनों के बीच सेम फेस है, मतलब फाई कितना है 0, तो cos 0 कितनी होती है 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। और अगर r की बात करें तो r कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकालें तो क्या आएगा ए प्लस बी, मतलब सेम फेस में होंगी तो जो r की वैल्यू होगी डायरेक्ट हो जाएगी ए प्लस बी। और इंटेंसिटी क्या आ गई हमारी i1 स्क्वायर प्लस i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट i1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 इंटू रूट i2, तो ये भी क्या बन गया i इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स i इज ऑलवेज ग्रेटर देन i1 प्लस i2। नाउ सेकेंड केस, अगर दोनों वेव के इसी में एम्पलीट्यूड भी क्या कर दें सेम कर दें तो आर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी ए प्लस ए 2a, और यहाँ भी क्या कर दें रूट i1 प्लस रूट i1 2 रूट i1, दोनों का स्क्वायर करेंगे 2 का 4 और i1 का रूट i1 का i1, दैट मीन्स 4 टाइम्स। मतलब पहले ही केस के हमने अलग केस देख लिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते रहते हैं। अब अगर हम सेकंड केस देखें, जब अपोजिट फेस की बात करें तो फाई कितना आ गया 180 मतलब कि -1, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2ab मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर इक्वल टू a माइनस बी। ऐसी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो जो टोटल इंटेंसिटी आएगी वो हमेशा i1 और i2 के सम के कम आएगी। फिर से अब इसमें भी हम क्या कर दें कि दोनों सेम एम्पलीट्यूड है, मतलब कि a इक्वल टू b, तो a माइनस a कितना हो जाएगा 0 और i भी कितनी हो जाएगी 0। तो आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा, तो आई मैक्सिमम हमारा क्या आया के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मिनिमम के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो क्या आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या अगर हम इसको बात करें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं आर को हम बोल दें ए अपॉन बी एम्पलीट्यूड रेशियो, तो क्या आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये केवल कॉम्पिटिशन के लिए हमारे लिए है। Now, intensity is proportional to width of slit. So, if slit width is W, then intensity क्या हो जाएगी, जो width होगी डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। Now, स्टेबल इंटरफेरेंस, अगर स्टेबल इंटरफेरेंस करवाना है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव शुड बी सेम। अगर दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इंटरफेरेंस स्टेबल नहीं होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव शुड नॉट बी हाईली डिफर हो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन शुड बी सेम, अलग अलग होगी अपोजिट होगी तो भी इंटरफेरेंस स्टेबल नहीं होगा। चौथा, सोर्सेस ऑफ बोथ वेव्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब दो जो वेव्स से निकलेंगी
सोर्स से वेव निकलेंगी, उन सोर्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। विड्थ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट वेव शुड बी नैरो। अब उनकी जो चौड़ाई होगी वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम। बोथ लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। दोनों का कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग कलर होंगे तो भी वो स्टेबल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एंड इफ बोथ वेव्स आर पोलराइज देन पोलराइजेशन स्टेट शुड बी सेम। अब पोलराइजेशन क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन अगर दोनों वेव पोलराइजेशन में हैं तो उनकी पोलराइजेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम। एंड लास्ट वी कैन से, इतना सब कुछ ना कह के एक वर्ड में, बोथ सोर्स शुड बी कोहेरेंट। दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट मतलब क्या होता है, सोर्सेज विच प्रोड्यूस वेव्स सच दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सेम एंड फेस एंगल इज सेम कांस्टेंट, इनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। सो टू डिफरेंट लाइट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स। एक ही सोर्स से दो मतलब अलग अलग सोर्स हैं तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे, एक ही सोर्स कोहेरेंट होंगे।